नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं जी? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान में अधिकार, जो कि 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर से लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन। और आप चाहे तो जो प्रीवियस ईयर के हमारे स्टूडेंट जो कि रोशन सर स्टडी पॉइंट से स्टडी करके निकले, उनसे भी पूछ सकते हैं कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाता है वो हमारे लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है जी, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अभी हम सभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं क्योंकि मिड टर्म का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत सारे कंटेंट आपको अभी प्रोवाइड कराना है। तो भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चैप्टर की वीडियो जो भी मैं डाल रहा हूं उसको भी जरूर देखें आप सभी। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे जी? पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है? देखो, अब अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, या जो भी अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किए हैं, उसकी जो सूची बनाई जाएगी, उसकी एक लिस्ट बनानी जाएगी। ठीक है ना, एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट में क्या किया जाएगा, सारे हमारे जो भी अधिकार होंगे उसको लिख दिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? अधिकारों का घोषणा पत्र बोलेंगे। यानी कि इस सूची के माध्यम से हमारे अधिकारों की घोषणा कर दी गई है कि भाई ये सारे अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, और अगर इनमें से किसी अधिकार का उल्लंघन सरकार करती है तो वो कानून के खिलाफ होगा। सरकार ऐसे अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है जी, समझ गए? सिंपल शब्दों में समझ गए। अब लिखा क्या है? देखो यहाँ पे लिखा क्या है, इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। लिखा है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकती है। ये क्या करती है जी? अधिकारों का घोषणा पत्र एक तरीके से सरकार को बताती है कि भाई आप ना कोई काम करो, लेकिन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। देखो जी, एक और पॉइंट अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने क्या किया था। मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग सबसे पहले उठाई थी, है ना जी। तो मोतीलाल नेहरू समिति ने सबसे पहले अधिकारों की घोषणा पत्र की जो मांग है वो उठाई थी 1928 में। ठीक है, याद रहेगा ये सभी। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन आ गया है, मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार के बारे में अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो, तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? सिंपल शब्दों में आप बता सकते हो कि मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो कि संविधान द्वारा सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। संविधान द्वारा इसकी रक्षा डायरेक्ट संविधान करती है भाई, है ना। और ये सभी लोगों को बिना जाति, बिना धर्म के भेद के, बिना लिंग के भेद के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। उसी को हम मौलिक अधिकार बोल देते हैं। देखो लिखा क्या है, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य है ना। जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बिना जाति, धर्म, लिंग, रंग के, मजहब के भेद किए सभी को बराबर दिए जाते हैं और सभी के लिए बराबर उपयोगी होते हैं, है ना। संविधान में आपको पता है 14 से लेके 32 तक। वैसे तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, 12 से लेके 35 तक, 12 से पहले से लेके 35 तक में अधिकारों का वर्णन किया गया। लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप 14 से 32 ही लिखेंगे। ठीक है जी, 14 से 32 ही लिखेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि 12 से 35 तक में है मौलिक अधिकारों का वर्णन, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है, इसका महत्व वगैरह बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए 12 से 35 मैं बता रहा हूं। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 14 से 32 तक ही बताना है। इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में किया गया है। और भाग 3 जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग आप पता होगा, अगर भाग आपसे पूछा जाता है तो जो हमारा भाग है, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में जो अनुच्छेद 14 से 32 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। चलिए जी, आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार के प्रकार आपको बताना है इस क्वेश्चन में, है ना। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो कुल मिला के हमारे को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। एक 7वां अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। इसको अब कौन सा अधिकार बना दिया गया है जी? कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना जी। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, इसका वर्णन 14 से 18 में किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेके 22 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अनुच्छेद यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है हमारा? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। इसका वर्णन 23 से लेकर 24 अनुच्छेद में है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन 25 से लेकर 28 में है। उसके बाद पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसका वर्णन हमारे 29 से लेकर 31 अनुच्छेद में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मैं अक्सर कह देता हूं कि भाई सभी मौलिक अधिकारों का पापा है, ये बाप है, क्योंकि सभी का पालन पोषण यही अधिकार हमारा करता है ना। तो इसीलिए इसको हम 32 अनुच्छेद, मतलब ये 32 अनुच्छेद में है, जो कि 32 अनुच्छेद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो बाकी ऊपर के सभी मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यही जो है वो संरक्षण प्रदान कर रखा है पांचों मौलिक अधिकार को। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं अधिकारों का पापा इसको बुलाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक करके यहाँ पे सारे मौलिक अधिकारों के बारे में क्वेश्चन हमने बना दिया है। कोई भी मौलिक अधिकार के बारे में आपसे ना पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सारे मौलिक अधिकारों से एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो सारे मौलिक अधिकार आपके कवर हो जाएंगे इसी में। देखो क्या है कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि कानून के सामने सभी बराबर है, सभी को बिना भेदभाव के कानून से समान संरक्षण पाने का अधिकार होगा, है ना। देखो क्या लिखा है, समानता के अधिकार के अंतर्गत विधि होगा। विधि के समक्ष समाज में सभी नागरिकों को कानून की समानता है, यानी कि कानून से सभी को समान न्याय पाने का अधिकार है। सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर ही क्यों ना हो, सभी को समाज में समान दर्जा मिलेगा। समाज में सभी का समान दर्जा होगा, किसी के साथ किसी आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना जन्म स्थान के आधार पे, ना रंग के आधार पे, किसी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं होगा, यही समानता का अधिकार बताता है। सभी नागरिकों को दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में प्रवेश करने की अनुमति है। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, है ना। सभी को समान अधिकार दिए गए हैं कि वो मंदिर, गुरुद्वारे, होटल वगैरह में प्रवेश कर सकते हैं। किसी होटल पे ये नहीं लिखा जा सकता कि भैया ये होटल सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है या फिर निम्न जाति के लिए है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगा, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आसान था बहुत। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि यहाँ पे आपको फ्रीडम की बात की जाएगी। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है। सबसे पहली बात तो भाई आप बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, या फिर कोई सरकारी अधिकारी है जो कि सही से काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ आप बोल सकते हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान का ही क्यों ना हो, है ना। संघ बनाने की स्वतंत्रता है भाई, सभी को संघ बना सकते हैं, यानी कि अपना संगठन बना सकते हो। ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने का और रहने का स्वतंत्रता आपको दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र में नहीं जा सकता और महाराष्ट्र का व्यक्ति बिहार में नहीं आ सकता। सब जा सकते हैं, सब आ सकते हैं, सब रह सकते हैं। ठीक है जी, बिना किसी भेदभाव के कहीं भी कोई भी व्यापार आप कर सकते हो। व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की हमने बात कर ली। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था यार, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। देखो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की हम बात कर लेते हैं। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का मतलब आप क्या समझते हैं? तो देखो शोषण मतलब कि बच्चों का शोषण हो रहा है या फिर महिलाओं का शोषण हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कार्य नहीं करवाया जा सकता। मतलब आप लेबर बना के नहीं रख सकते भाई। 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं ले सकते हैं, है ना। मजदूरी नहीं करवा सकते उनसे, कहने का मतलब है काम तो भाई घर का काम कर रहे हैं या फिर दूसरे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे काम भी कर रहा है तो भाई, जैसे कि मान लो कि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं जब 13-14 साल का था मंडी में जाता था, चाचा जी की रेडी पे काम करता था, फिर स्कूल आ गया, स्कूल चले गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत काम में भी हाथ बटा दे रहा हूँ, थोड़ी अर्निंग भी मेरी हो जा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन परमानेंट अगर आप मजदूरी करवा रहे हो तो ये गलत है। ये माँ बाप भी सजा के पात्र है और जो काम ले रहा है वो भी सजा के पात्र है। ठीक है, जबरन श्रम के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब जबरन मजदूरी करवाने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आ मेरे साथ काम कर या मेरा काम कर देगी, ऐसा नहीं करवा सकते आप। ठीक है, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, यानी कि वही 14 साल से कम एज के बच्चे उनसे काम नहीं करवा सकते। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत क्या है? दास प्रथा। दास यानी कि पहले आपको पता है कि पुराने समय में लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, है ना। तो दास प्रथा है, मनुष्य का क्रय विक्रय है, यानी कि मनुष्य को खरीदना बेचना, या फिर बंधुआ मजदूरी इत्यादि पर रोक लगा दी गई है। बंधुआ मजदूरी का मतलब वही होता है कि आप काम करवा लो और कोई पैसा मत दो।
तो वो बंधुआ मजदूरी हो गई। ठीक है, तो दास प्रथा, मनुष्य का क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, इन सब पे पूरी तरीके से रोक लगाया गया है। कौन से अधिकार के तहत? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा ये भी। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लेते हैं। देखो, आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें दे रखी है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी दे रखी है जो कि काम की नहीं है ना। मैं और इसमें क्या है कि हम बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर बता रहे हैं। यही सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखना है, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना। आपको इतना लिख के आते हो, आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, चीजों को लिखते हुए चले, चीजों को समझते हुए चले, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सिंपल मतलब भाई धर्म की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का हक होगा, धर्म परिवर्तन कर सकता है वो, चाहे जब मर्जी चाहे धर्म बदल सकता है, या फिर अपने धर्म के प्रचार के लिए कदम उठा सकता है ना। तो इस तरीके से इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में ये चीजें आ जाती है। अपने धर्म को फॉलो करने के लिए मंदिर मस्जिद वगैरह बनवा सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है ना। सभी को धर्म बदलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, देखो पॉइंट्स भी क्या लिखा है, सभी को धर्म बदलने का अधिकार है, पूजा पाठ सत्संग धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक क्रियाकलापों को करने का अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है जी? धार्मिक स्वतंत्रता में आ जाती है ना। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है इसमें, एक एक पॉइंट्स आसान से आसान भाषा में, सरल भाषा में हमने लिखा हुआ है ना। आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार से क्या समझते हैं? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार का मतलब क्या होता है? देखो जी, तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करें तो ये अल्पसंख्यक, जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार है इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का अधिकार आ जाता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारे समाज की है, उनके अधिकारों की बात आ जाती है। तो वो जो अल्पसंख्यक है वो क्या करवा सकते हैं, अपने अनुसार अपने शैक्षणिक संस्था खुलवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपनी किसी एक लिपि के माध्यम से या अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं ना। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। सभी नागरिकों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है इसके अंतर्गत, है ना। तो ये इसमें ही आ जाता है, बस ज्यादा ही शॉर्ट में है, ज्यादा लॉन्ग हमने आंसर नहीं लिखा इसमें भी। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है यहाँ से क्वेश्चन कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी हमने अभी तक मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है, मौलिक अधिकार के बारे में जाना है, वो सब मौलिक अधिकार बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा अगर हमारे पास ये मौलिक अधिकार ना हो। अगर हमारे पास संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार ना हो ना, तो भाई ऊपर के सभी मौलिक अधिकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो उपचार का मतलब ही क्या होता है? इलाज करना। मान लो कि आपको बीमारी हो गई कोई, है ना, तो आपका उपचार होता है, इलाज होता है। ऐसे अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार बीमार हो गया, मतलब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, तो उस समय क्या होगा? ये संवैधानिक उपचार का जो मौलिक अधिकार है ना, ये हमारे अधिकारों का इलाज करेगा, उसको बचाएगा। ठीक है, उसका हनन होने से बचाएगा, उसको हनन होने से बचाएगा, खत्म होने से बचाएगा। तो क्या लिखा है देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान है, प्राप्त है, उनको लागू करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। यानी कि अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो उनको दोबारा से लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करे तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट जा सकता है ना। अगर सरकार कर रही है या कोई व्यक्ति कर रहा है आपके मौलिक अधिकार का हनन, तो आप डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हो। किस अधिकार के तहत? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, है ना। देखो यहाँ पे डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी है, उन्होंने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कह दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, हृदय और आत्मा। तो किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा अम्बेडकर जी ने? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि छठा मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पे यहाँ पे कुछ 4-5 रीट जारी करती है। जब मान लो कि आपका किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ और आप न्यायालय में गए, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कुछ रीट जारी करती है। रीट यानी कि घोषणा पत्र, एक तरीके से ऐसा कह सकते हो, है ना। अपना आदेश जारी करती है ताकि आपके अधिकारों के हनन होने से रोका जा सके। तो वो रीट कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे रीट आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि अगर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को बंदी बनाया, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या न्यायालय सीधा हम बोल सकते हैं, वो मतलब उस अधिकारी को या पुलिस अधिकारी को ये ऐसा कहते हैं कि उसको भाई उस बंदे को, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम जो भी न्यायालय है, जिला न्यायालय है या फिर मजिस्ट्रेट का ऑफिस है ना, दफ्तर जो है, ठीक है, मतलब जो
छोटे स्तर का भी जो भी न्यायालय है वहां पे उसको पेश किया जाए, ठीक है, जिला न्यायालय जैसे हो सकता है तो वहां पे पेश किया जाए, ठीक है। अगर उसकी गिरफ्तारी अनुचित है तो उसको तुरंत रिहा कर दिया जाए, ठीक है। ये इसमें आ जाता है। लिखा क्या है एक बार पढ़ देते हैं, देखो। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यह गिरफ्तारी का कारण, यदि गिरफ्तारी का कारण गैर कानूनी है और असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश भी दे देती है ना। तो ये पूरी तरीके से गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए अधिकार दिए गए हैं, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमादेश, तो परमादेश मतलब आदेश, एक तरीके से आदेश देना ही हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा कि ऊपर के जो अदालत है वो नीचे की अदालतों को आदेश देती है। लिखा क्या है, देखो, इस आदेश को तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि किसी सार्वजनिक पद पर अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से ऊपरी जो अदालत है वो किसी अधिकारी को क्या करते हैं, एक तरीके से आदेश जारी करके कहते हैं कि भाई आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपको ये काम हम करने का आदेश नहीं देते हैं, है ना। तो एक तरीके से उनको आदेश दिया जाता है कि भाई वो मतलब अपने दायित्वों को फॉलो, मतलब अपने दायित्वों, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, माफी चाहूंगा। अगर कोई अधिकारी है जो कि अपने दायित्वों का पालन सही से नहीं कर रहा है तो उस समय ये आदेश जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा और उस अधिकारी को कहा जाता है कि भाई अपने जो भी काम है उसको करें आप, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सीधा आदेश यहाँ पे आ रहा है, न्यायालय से आदेश आ रहा है किसी अधिकारी को, है ना। चलिए निषेध आदेश, यहाँ पे मना करने की बात होगी भाई। निषेध आदेश का मतलब होता है मना कर देना, है ना। जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है ना, तो कोई निचली अदालत है जो कि ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने लग रही है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय जो है या उच्च न्यायालय जो है वो मना कर देती है ना। तो ऊपरी अदालत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, ऐसा करने से रोक लगा देती है, यानी कि निषेध आदेश जारी कर देती है कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते, इस मामले की सुनवाई आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है अधिकार परीक्षा। अब जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इसमें क्या है कि कोई ऐसा अधिकारी है जो कि उस पद के योग्य नहीं है, उस पद पे काम करने योग्य नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगी, है ना, अधिकार परीक्षा जारी करके उसको उस पद पे काम करने से रोक देगी, उस पद पे काम करने नहीं देगी, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, आखिरी रह गया उत्प्रेक्षा रीट, ठीक है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी, देखो इसमें निचली अदालत भी आ गई है और सरकारी अधिकारी दोनों आ गए, तो अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के कोई कार्य किया जाता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचारहीन मामले को उसे लेकर उत्प्रेक्षा द्वारा उसे ऊपर की अदालत या ऊपर के अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। मतलब कि कोई निचली अदालत है या फिर कोई अधिकारी है, ठीक है, नीचे लेवल का कोई अधिकारी है जो कि ऐसे काम को कर रहा है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय क्या करेगी, वो काम लेकर उचली अदालत को दे देगी या फिर उचले स्तर के जो अधिकारी है उनको सौंप देगी, है ना। तो ये इसमें आ जाता है उत्प्रेक्षा रीट में, ठीक है। ये समझ में गए आप सभी। चलिए अब हम मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, देखो जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए हैं उसी तरीके से संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, जो कि सभी देश के नागरिक होने के लिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप इस राष्ट्र के लिए कुछ करें। ऐसा नहीं कि संविधान के माध्यम से सिर्फ आपको हक दिए जा रहे हैं, अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन आप बदले में कुछ नहीं दे रहे। तो इसीलिए क्या हुआ, मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन हमारे संविधान में किया गया है ना। तो कर्तव्य समाज में रहते हुए व्यक्ति जो कोई कार्य दूसरे लोगों के लाभ व समाज के कल्याण के इच्छा क्या है, समाज के कल्याण के लिए इच्छा ना होते हुए भी करने पड़ते हैं, उसे कर्तव्य कहते हैं, है ना। तो ऐसे काम जो कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपको सामाजिक कल्याण को भी देखना है, समाज के कल्याण को भी देखना है, तो उस काम को आप करते हैं, तो ही आपका कर्तव्य हो गया, ठीक है जी। समाज और राज्य में रहते हुए व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, ठीक है। देखो कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। 42वें संशोधन के माध्यम से
कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कितने मौलिक कर्तव्य जी? 11 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था, है ना। यहाँ पे कुछ मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है? तो प्रत्येक नागरिकों को का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, है ना, और जो भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उसका आदर करे, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, भारत में सभी लोगों में और सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, माता पिता का संरक्षण और 6 से 19 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, ठीक है, तो ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में आ जाते हैं। तो ये कुछ मौलिक कर्तव्यों का वर्णन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक यहां पे मैं क्या करता हूं ना, एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं आप सभी के लिए। एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं हम आप सभी के लिए। क्वेश्चन रहेगा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर होता है? ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है? एक तरफ मैंने मौलिक अधिकार लिखा है और दूसरी तरफ नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने लिखा है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? अंतर की हम बात करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखो अंतर वाला क्वेश्चन आता है काफी बार, ये अंतर जो है दोनों में क्या अंतर है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उस पीडीएफ में वो क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अंतर बताएंगे तो हम संविधान में इसकी स्थिति को देखें। मौलिक अधिकार की स्थिति को आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है ना, भाग 3। और अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद कौन सा है जी? अनुच्छेद है हमारा 14 से लेके 32 में इसका वर्णन है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसका वर्णन कौन से भाग में किया गया है जी? भाग 4 में किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है जी? अनुच्छेद 36 से लेके 51 में इसका वर्णन है, ठीक है जी। 36 से लेके 51 में इसका वर्णन किया गया, याद रहेगा। इसके अलावा देखो जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्तिगत न्याय से संबंधित है भाई। व्यक्तिगत कल्याण, है ना, इसका संबंध किससे है? व्यक्तिगत कल्याण से, किसी एक व्यक्ति के कल्याण से, किसी एक व्यक्ति से जुड़ा है। लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक, ठीक है, इसका पर्पस क्या है? सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकारों के लिए ऐसी नीतियां उपलब्ध कराती है जिससे कि वो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे सके, है ना। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया है, ठीक है जी। ये देखो, ये जो है इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें सकारात्मक है। इसकी जो प्रकृति है सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब क्या है? सकारात्मक कह रहा हूं, सॉरी, ये होगा जी नकारात्मक। यहां से यार मिटाने का है क्या सिस्टम? डायरेक्ट तो सारा ही चला जाएगा। ठीक है, ये जो है नकारात्मक है, ना कर देते इसको नकारात्मक। अच्छा, नकारात्मक मैंने क्यों लिखा है? इसकी प्रकृति नकारात्मक क्यों है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ना वो सरकार के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाती है। अगर सरकार कोई कदम उठाने जा रहे हैं तो उसको ध्यान में ये रखना पड़ता है कि उस काम से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन ना हो जाए, है ना। तो इसीलिए इसकी प्रकृति हम क्या बोलेंगे? नकारात्मक। और इसकी प्रकृति जो होगी ये सकारात्मक होगी।
सकारात्मक क्यों? क्योंकि ये सरकार को प्रोत्साहित करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाए सामाजिक कल्याण के लिए, है ना, कोई प्रतिबंध सरकार के ऊपर नहीं लगाती है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या बता सकते हैं? ये न्याय योग्य है। ये क्या है जी? न्याय योग्य है। मतलब कहने का क्या है? न्याय योग्य का मतलब क्या है कि अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है ना, तो हम डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हैं, है ना, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन ये जो है न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है ना। अगर सरकार कोई नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करती तो क्या आप न्यायालय में जा सकते हो? नहीं जा सकते। वो तो सरकार की मर्जी है कि वो लागू करे या ना करे, है ना। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहले भाग की बात करें, तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में है। ये चौथे भाग में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 में है। इसका मेन काम है व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। इसकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है, सरकार के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देती है, काम को नहीं करने देती है ना। ये जो है ये सकारात्मक है, ये सरकार को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए बढ़ावा देती है। ये न्याय योग्य है, यानी कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो। और ये न्याय योग्य नहीं है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत अगर लागू नहीं कर रही है सरकार तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है पर कोई नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है जी, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं और बाकी अगली वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।